डोली में बिठाकर जिसे भेजा था खुशियों के शहर, वो आरती पर लौट आई, ये कैसा रिवाज है। सोने चांदी से तोला था जिसे उसके अपनों ने, आज वो मिट्टी में सो गई, खामोश हर आवाज़ है। आज की जो कहानी है बड़ी ही मर्म से परसी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की जान बिना मतलब के चली जाती है और पूरी कहानी यहाँ पर मैं सुनाऊंगा, तभी आपको पता लगेगा कि क्या क्या गलतियाँ कई बार माँ बाप से भी हो जाया करती हैं। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। पिता ने अपनी बेटी रिधन्या की शादी के लिए एक लड़का ढूंढा और लड़का ढूंढने के बाद शादी में 70 लाख रुपए की वोल्वो कार गिफ्ट की और 800 ग्राम सोना दिया। 100 बारातियों को गोल्ड के कॉइन दिए, यानी कि सोने के सिक्के दिए, और ऐसे ही सोने के सिक्के 200 कॉइन शादी के बाद देने का वादा भी किया जाता है। और 2.5 से 3 करोड़ रुपए बेटी की शादी में लगा दिए थे एक पिता ने। बड़ा प्यार करता था अपनी बेटी से, मगर शादी के बाद जैसे बेटी विदा होकर अपने ससुराल गई, पर शादी के 1 महीने बाद वह बेटी जो जान से ज़्यादा प्यारी थी पिता की, उसकी लाश मंदिर के पास खड़ी हुई कार में मिलती है। आखिर क्या हुआ था, क्या मामला था, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। समाज के अंदर अभी भी कुछ लेवल पर ऐसी कुरीतियां हैं जहां पर लोगों की जान चली जाती हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतो सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तमिलनाडु के त्रिपुर के अंदर, जहाँ पर अन्नादुराई नाम का एक शख्स रहा करता है। कपड़े का व्यापारी है, बहुत सारे बिजनेस हैं, पैसे वाली पार्टी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। इकलौती बेटी होती है बेटी रिधान्या, जिससे वह बहुत प्यार करते हैं माँ बाप, और बहुत ही उसकी अच्छी तरह से परवरिश की गई है। और कपड़े का व्यापारी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो बेटी के ऊपर लाड़ प्यार सारा चीज़ उन्होंने बचपन से बहुत किया है। अब क्या होता है, बेटी जवान हो चुकी है, तो बेटी को बड़े नाजों से पालने के बाद अब उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढना चाहते हैं। लड़का योग्य होना चाहिए और उनकी बराबर की टक्कर का होना चाहिए, और उनसे बेशक अमीर हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी की खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे, जबकि ये सोच गलत है। आप अपनी बेटी के लिए अगर आप अपने से अमीर लड़का ढूंढते हैं तो वो आपकी कदर और ना आपकी बेटी की कदर करेगा, कभी भी आपको नीचा ही समझेगा। तो एक कहावत है देहाती में, भाई अपने जैसो ढूंढ ले और ढोला धर ले नाम। कभी भी अपने बच्चों की शादी करें तो या तो अपने जैसा हो, तो भी कोई ज़्यादा मैटर यहाँ पर नहीं होता शादी ब्याह में, और उसी को अपना सरताज बना कर रखें। भाई दामाद तो माँ बाप के सिर का ताज होता है। या फिर अपने से गरीब हो, थोड़ा बहुत गरीब हो, ज़्यादा गरीब भी ढूंढेंगे तो भी दिक्कत है भैया। वो बहुत ज़्यादा गरीब ढूंढेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं क्या है ससुराल में, ये खा जाएं वो खा जाएं, और फिर वहाँ पर भी गड़बड़ है। थोड़ा बैलेंस तो बनाना पड़ता है। पल्ला ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे दोनों पल्ले नहीं होने चाहिए, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गरीब होगा चल जाएगा, बराबर का होगा चल जाएगा। लेकिन अपने से ऊँचा बहुत ज़्यादा ऊँचा और अपने से नीचा बहुत ज़्यादा नीचा अगर आप रिश्ते के लिए ढूंढेंगे, लड़का या लड़की, तो तय है घर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो लड़के वाले ढूंढे जाते हैं, जो लड़का था बहुत अमीर था, पैसे वाले लोग थे, तो यह पिता अपनी बेटी रिधान्या के लिए उस लड़के को ढूंढ लेता है, जिसका नाम होता है कविन कुमार। और 11 अप्रैल 2025 को बड़े धूमधाम से शादी करवाई जाती है। और जो दहेज दिया था वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। 70 लाख की वोल्वो कार दी जाती है, 800 ग्राम सोना दिया जाता है, और 100 बारातियों को सोने के गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। तो अब काफ़ी दहेज दे दिया गया था। पिता और माँ बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी बेटी अब खुश रहेगी, दहेज में हमने कसर बाकी छोड़ी ही नहीं है। जबकि दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपने पर्पज़ से, अपनी तरफ से, जो ये वोल्वो कार दी थी 70 लाख की, ये गलत दी थी। इसकी जगह पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह नाम करवा देते, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो घटे ना, जो बढ़ती जाए, जैसे सोना और ज़्यादा दिला देते, या फिर कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट, खेत, ऐसी चीज़ें लेते तो वो ज़्यादा फायदा करती। कार तो घटती रहती है, डेप्रिसिएशन होता रहता है कार में तो, पर उनकी समझ थी, उन्होंने अपने हिसाब से दिया। अब शादी होने के बाद माँ बाप जैसे खुश हैं, बेटी को विदा कर दिया जाता है, बेटी वहाँ पर है। माँ बाप सोचते हैं कि अब हमारा जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया। लेकिन क्या होता है, शादी के 15 दिन के बाद ही
जो बेटी होती है वह मायके से अपने घर आती है और घर आकर रोने लगती है अपने पिता के सामने और माँ के सामने। रो रो कर वह बोलती है कि वो लोग मुझे परेशान करते हैं, फिजिकली भी परेशान करते हैं, मेंटली भी परेशान करते हैं, और कहते हैं कि तेरे पिता ने दिया ही क्या है, ये चिल्लर दिया है, इसका क्या करें हम। और मेरे दोस्त की शादी हुई थी, उसमें तकरीबन 11 से 12 करोड़ रुपए उसके ससुराल वालों ने दहेज में दिए थे। अब यह तुलना करने लगते हैं किसी दोस्त की शादी से, अपनी शादी की। तकरीबन इस शादी में भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए तो लगा ही दिए थे बेटी के पिता ने, लेकिन वो तुलना अभी भी करते हैं कि कितना भी बढ़ता जाओ वह तुलना तो करते ही रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है फिर दोस्तों, जो पिता होता है वह समझदार था थोड़ा सा, वह सोचता है कि यार ये तो शादी में बहुत सारा पैसा लग गया, बेटी अब रूठ करके यहाँ पर आ गई है। और फिर बूढ़े बड़े यही सोचते हैं कि थोड़ा मनमुटाव होगा, नया परिवार है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, बेटी को समझा बुझा करके वापस भेज देते हैं। उसके बाद दोस्तों बेटी अपने सासरे फिर चली जाती है, लेकिन अब उसकी सास बहुत ज़्यादा ताने मारा करती, तो फिर से वापस आती है और अपने पिता से कहती है बाबूजी मुझे माँ और बेटे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दहेज को लेकर के। अब उसके बाद वह कहती है कि मेरी सास के पास आप फ़ोन करो तो सही, मेरे पति के पास फ़ोन करो, एक बार उनको बताओ तो सही। तो पिता अपनी बेटी के कहने पर उसकी सास के पास फ़ोन मिला देता है और उससे कहता है समधन जी आप कैसे परेशान कर रही हो हमारी बेटी को। तो समधन को लगता है भाई अब घर बिगड़ने वाला है। समधन तुरंत वहीं पर आती है लड़की के मायके और आकर के उनके सामने हाथ पांव जोड़ देती है कि देखो मेरा बेटा आपके बाद कुछ नहीं कहेगा, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, गलती हो गई जी, लड़की को भेज दो। तो अब लड़की फिर से चली जाती है, लेकिन उनके तो वही कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वो फिर से उस लड़की को ताने मारने लगते हैं। अब तीसरी बार फिर से लड़की लौट कर आती है और उसका पिता फिर से वापस भेज देता है। पिता करे भी तो करे क्या, इतना पैसा लगा चुका था और बेटी को घर पे बिठाए तो बदनामी का डर, क्योंकि अमीर लोग थे तो इधर उधर खूब अच्छी साख थी। अब पिता और माँ करें क्या, मजबूर थे, बेटी को फिर से भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब की बार जब बेटी जा रही थी तो माँ बाप को क्या पता था कि ये वापस आएगी ही नहीं। बेटी वापस चली जाती है और रोती बिलखती हुई तीसरी बार उल्टी वापस जाती है, माँ बाबा से कहती है माँ बाबा मुझे मत भेजो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। लेकिन माँ बाप भी मन मार करके वापस भेज देते हैं कि बेटी वो तुम्हारा घर है, ये तो तुम्हारा पीहर है, यहाँ से गुजारा नहीं होगा। और बेटी को जैसे तैसे रोता हुआ वापस भेज देते हैं। और दोस्तों अब आता है 29 अक्टूबर का दिन। 29 अक्टूबर को वह गाड़ी लेकर मंदिर गई थी और मंदिर के पास ही उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वह वापस लौटकर आती ही नहीं है। घर वाले वह परेशान थे, ससुराल वाले भी। तभी मंदिर में परिक्रमा देने के लिए जो लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, गाड़ी में देखते हैं तो वह जहर खा चुकी थी और वह बेहोश पड़ी थी। लोगों ने कार से उनको ज़बरदस्ती निकाला जैसे तैसे और हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके घर वालों को फ़ोन वगैरह किया और दोनों तरफ के घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी जान बचा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल वाले डॉक्टर, उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत हो जाती है और जहर खाने की वजह से मौत हुई थी। बता गई थी कि मैंने इस तरह से परेशान होकर के ये काम किया है कि ना तो मायके में जगह रही और फिर जो ये ससुराल वाले हैं मुझे टिकने नहीं देते, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये बात वह कहकर उसकी मौत हो जाती है। अब बेटी ने पिता के ऊपर जहर खाने से पहले बहुत सारे मैसेजेस किए थे, वॉइस रिकॉर्डिंग जो मैसेज होते हैं ना व्हाट्सएप पर, वो भी किए थे, लेकिन पिता काम में व्यस्त था, वो मैसेजेस देख नहीं पाता है। और बेटी के मरने के बाद जब वो मैसेजेस पिता के आंखों के सामने आते हैं तो पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है कि मैं ही बेवकूफ़ था, अपनी बेटी को अपने घर पर बुला लेता या फिर फैसला कर लेता कहीं और शादी कर देता तो मेरी बेटी की जान बची रहती। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही होता है दोस्तों ऐसे किस्सों में। और अब उन लोगों को दोस्तों जो बेटी थी वो ज़िंदगी की बाजी हार गई और जितने गुनहगार वो ससुराल वाले हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि इतने ही गुनहगार उसके मायके वाले भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं। क्योंकि बेटी के ऊपर जब भीड़ पड़ रही थी, जब बेटी वहाँ पर सेटल नहीं हो पा रही थी तो माँ बाप को साथ देना चाहिए था। मामले की पूरी जानकारी लेकर के बेटी को समझ करके कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था। जो जब उनको पता था बेटी सहन नहीं कर पा रही है तो बहुत कुछ हो सकता था आगे भी, लेकिन माँ बाप ने यही सोचा कि भाई बहुत पैसे खर्च हुए हैं, अब कहाँ इसको क्या करेंगे, तो वहीं पर घर बसा लेगी, मनमुटाव है, थोड़े दिन में बात बन जाएगी। लेकिन बेटी सहन नहीं कर पाई और जान से गई। दोस्तों अगर बेटी की शिकायत को गंभीरता से लेते तो बहुत बात बदल सकती थी। अब यहाँ पर गिरफ्तारी तो होती है उसके ससुराल वालों की, लेकिन वो जहर तो उसने खुद ने खाया है, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती मतलब कहते हैं मतलब
फोर्स करने वाले की सज़ा तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती, मरने पर जो फोर्स करता है, दबाव डालता है, जिसकी वजह से मौत हो जाती किसी की, तो छूट जाएंगे कुछ दिनों के बाद। ऐसा कोई बड़ा मामला तो यहाँ पर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटी जान से चली गई और बड़ा मार्मिक मामला हुआ था। ये बड़ा एक तरह से कहते हैं बड़ा दुख होता है जब ऐसी चीज़ों को सुनते हैं। निर्दोष आदमी की, निर्दोष औरत की जान चली गई जबकि इतना दहेज लेकर गई थी। तो इसी कहानी पर एक बात और कहना चाहता हूँ कहानी के अंत में कि बाप की पगड़ी, माँ के आंसू, सब कुछ उसने बार दिया। ससुराल की उस चौखट ने एक हस्ती को मार दिया। दहेज की उस आग में सिर्फ नोट नहीं जले साहब, किसी के जिगर का टुकड़ा बेमौत ही मार दिया। और ये बात बिल्कुल भी सही है। और मैं कई बार एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना दहेज का झूठा मुकदमा कर देती हैं औरतें। हाँ, करती हैं। हाँ, और हो सकता है वो 90% तक मामले ऐसे हों जो झूठा मुकदमा फसाद दे करके फंसाती हैं औरतें, लेकिन अभी भी 10% मामले ऐसे हैं समाज के अंदर जहाँ पर बड़े घराने के लोग जो ये समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, किसी कानून से कुछ होगा नहीं, किसी भी चीज़ से, और वो दहेज मांगते हैं। और रेपुटेशन के हिसाब से जब दहेज मांगते हैं अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, लड़कियां दहेज नहीं दे पाती हैं तो वो भी इसी शर्म के मारे, समाज के डर से कि भाई बदनामी होगी, तो फिर इस चक्कर में लड़कियां पुलिस थाने में नहीं जा पाती हैं और सहन करती रहती हैं वो जुल्म, और फिर यहाँ पर जान से चली जाती हैं। अभी भी 10% ऐसे मामले हैं। हो सकता है 90% औरतें झूठा केस करवाती हो, लेकिन 10% तो अभी भी सच्चे केस होते हैं दहेज प्रताड़ना के, जहाँ पर मजबूर किया जाता है। और बहुत लालची होते हैं लोग, जब पाला पड़ता है तभी पता लगता है दोस्तों। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, भैया अगर ऐसा मामला दिखे ना, आपकी बेटी है, शादी की है और वहाँ पर दहेज की डिमांड बार बार हो रही है जबकि आपने अपनी मर्जी के हिसाब से बहुत कुछ दे दिया है, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है, दहेज के लोभी हैं। इससे तो अच्छा है उनसे फैसला करके अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह कर दें जिससे कि जान बच जाए। थोड़ा संभल कर रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे साथ प्रेम सिंधे कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, और उसके बाद भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, निबाराम कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, किरण शुक्ला कमेंट करते हैं, विमल कुमार कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से सूरज डियो कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से, निबाराम दोबारा से, लक्ष्मण डेलू कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा हैं कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, सगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं लगातार। और उसके बाद अगर कोई भाई अभी भी रह गया है तो उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और सराफत अली नाम से एक भाई हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं, सराफत अली हैं या फिर शौकत अली हैं शायद, और वो भी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें जीतू स्वदेश चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।